सोलोमन के द्वारा 1000 BC में जो फर्स्ट टेम्पल बनाया गया था सोलोमन के द्वारा, क्योंकि सोलोमन इनके लिए काफ़ी, सोलोमन हुए, डेविड हुए, यहूदी के लिए, यहूदी लोगों के लिए काफ़ी स्थान है। और सोलोमन का जो फर्स्ट टेम्पल बनाया गया था, तो जो फर्स्ट टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया गया 586 BC में, और फिर जो सेकेंड टेम्पल बनाया गया, जैसा कि आप लोग वॉल देखते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया फिर रोमन्स के द्वारा इन्वेजन में। और ये 2 बार यहूदी लोगों को अपना जगह छोड़ना पड़ा। अपना जो इजराइल था, जो अपना प्रॉमिस्ड लैंड था, जिस लैंड के बारे में लोग मानते थे कि इस लैंड के बारे में हमारा एक प्रॉमिस हुआ था अब्राहम के समय में, मूसा के टाइम में और इसहाक के टाइम में, और जो हमारा प्रॉमिस हुआ था कि ये लैंड हमारे लिए है। जैसे हम लोगों में कंसेप्ट है कि बनारस में अगर जाते हैं तो बनारस हमारे लिए काफ़ी पवित्र जगह है और बनारस में मरने पर स्वर्ग होता है, वैसे ही धारणा है यहूदी लोगों में उस जगह के बारे में, खास करके जेरूसलम के बारे में, क्योंकि जेरूसलम में वहाँ मरने पर मुक्ति मिल जाती है। तो चूंकि ये लोग अपने जगह को छोड़ चुके थे, इस्लामिक टाइम में जब हजरत साहब का जब ये मूवमेंट शुरू हुआ, जब आपका वो आगे जो ये आए, जो आगे जो खलीफा आए, अबू बकर आए, उस्मान आए, तो उस्मान के टाइम में अच्छा संबंध चला। और जहाँ तक था कि शुरू में इस्लाम का और यहूदी का संबंध अच्छा रहा। इनकी लड़ाई मुख्य रूप से जो रही वो क्रिश्चियनिटी से रही, क्रिश्चियन लोगों से रही यहूदी की लड़ाई, क्योंकि स्वाभाविक था कि क्राइस्ट को पनिशमेंट देने वाले ज्यूस ही थे, इसलिए हमेशा इन लोगों की नाराजगी बनी रही। बाद में ये चेंज आया। अब जो ये लोग अपने घर को छोड़े हुए हैं, तो देखिएगा कि 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में एक मूवमेंट चल रहा है, जायोनिज्म एक मूवमेंट चल रहा है कि यहूदी को अपने ओल्ड जो भी ग्लोरी है उसको रिवाइव करना है, वो अपने भाषा को लाना है और अपने जगह को पाना है। इस ढंग की बातें चल रही है और इसको जो नेतृत्व कर रहा है वो थियोडोर हर्जल है। ये थियोडोर हर्जल नामक एक व्यक्ति है जो कि इस चीज को कर रहा है। और धीरे धीरे जो भी ज्यूस लोग हैं, ये लोग एक खेप में पार्ट वाइज ये लोग धीरे ये लोग वहाँ जा रहे हैं, इजराइल में जा रहे हैं, जो फिलिस्तीन जो कि लैंड जो कि अभी इजराइल नहीं कर सकते हैं उसको, तो फिलिस्तीन में जा रहे हैं और वहाँ इन लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। और उसी समय ये बात आ रही है कि ये जो रशियन वर्ड है पोग्रोम, पोग्रोम का मतलब होता है कि सुनियोजित दंगे। उसी समय यहूदी लोगों के विरुद्ध, ज्यूस के विरुद्ध यूएसएसआर में, सोवियत रूस में सुनियोजित दंगे हो रहे हैं और सुनियोजित दंगे हो रहे हैं और इसके चलते इन लोगों को छोड़ना पड़ रहा है बार बार जो रसिया के एरिया है वहाँ। और ये छोड़ने के बाद से आप ये देखिए कि लगभग 1910 में, 15 में, 20 में धीरे संख्या बढ़ रही है। और ये शुरुआत हो रहा है 1880-81 से संख्या की जो जाने का हो रहा है, संख्या बढ़ रहा है और धीरे धीरे यहूदी का पलायन हो रहा है इजराइल की ओर। और वहाँ पर चूंकि अभी तक जो लोग थे वो सारे लोग वहाँ पर मुस्लिम ही थे और नाम मात्र के यहूदी थे, अब वहाँ यहूदी की संख्या बढ़ रही है। अब देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है। आज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है वो टाइम होता है आपका 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। और इसके बाद से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पर फिर इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को लीड मिलता है, ब्रिटेन जीतता है। और यहाँ पर ये देखिए कि जो ऑटोमन एम्पायर का जो एक है वो कम हो जाता है, वो उसका एरिया सिमट जाता है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में जो एरिया है जेरूसलम का वह ब्रिटेन के पकड़ में आता है, वहाँ वो किसी न किसी रूप में उसके साथ होता है इनडायरेक्ट। तो ये जो जगह है वहाँ पर एक डिक्लेरेशन होता है ब्रिटेन के द्वारा, वहाँ पर एक बेलफार डिक्लेरेशन होता है 1917 में। ये डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि अब यहूदी लोगों के लिए एक कोई अपना मदरलैंड होना चाहिए, अपने जगह होना चाहिए जहाँ कि वो लोग बस सकें। और यह जगह इजराइल ही होता है, वो फिलिस्तीन ही होता है कि जहाँ इन लोगों के बसने की बात होती है। फिर उसमें ये भी कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं है। ये चीज़ें होता है, इसके चलते लोग वहाँ धीरे धीरे लौट रहे हैं। अब क्योंकि ब्रिटेन भी ऐसा चाह रहा है, बेलफार डिक्लेरेशन ये ब्रिटेन के द्वारा है, वहाँ के द्वारा डिक्लेरेशन होता है, कैबिनेट से पास होता है कि यहूदी लोगों को लौटना चाहिए और ये लोग भी चाह रहे हैं। और ये क्रम लगभग धीरे धीरे चल रहा है और वहाँ के लोगों को महसूस हो रहा है कि हमारे ही देश में दूसरा देश बनने जा रहा है। और खास करके 1900 जो 36 से लेकर के और 39 के बीच में, इस दौर में बड़ा ही सख्त विरोध शुरू होता है अरब वर्ल्ड के द्वारा वहाँ यहूदी को जाने पर।
इस समय जो विरोध हो रहा है, तब जाकर के 39 में ब्रिटेन एक व्हाइट पेपर इशू करता है कि नहीं, और उसकी जो रॉयल नेवी है वो अटलांटिक ओशन में पूरे गश्त लगाती है कि नहीं, अब यहूदी नहीं लौटेंगे इजराइल में। और इसको लेकर के यहूदी का भी और ब्रिटेन से भी तनाव बढ़ता है, और अब तो तनाव है ही। इसी में पहले से एक संस्था है जिसका नाम है हगाना, और वो हगाना जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए है, और एक और संस्था का फॉर्मेशन होता है, उसका नाम है इरगुन। और ये दोनों संस्थाएं हैं जो किसी न किसी रूप में सेल्फ डिफेंस के लिए भी हैं, यहूदियों की रक्षा के लिए हैं, और वहां पर चोरी छिपे इन लोग चाहती हैं कि ये लोग बस जाए। अब देखिए सिचुएशन कैसा टर्न लेता है कि वही टाइम है जबकि 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, और उसको अच्छा खासा नफरत है यहूदी कम्युनिटी से। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1939 से लेकर के और 44-45 के बीच में लगभग 60 लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में गैस चैम्बर में रख करके मार दिया गया। यह बहुत बड़ा एक ढंग से मैसेकर था जिसमें कि यहूदी नरसंहार हुआ, और इस नरसंहार में मुख्य रूप से भूमिका थी हिटलर की और उसके प्रशासन की। वो इन लोगों से अच्छे खासे नफरत करता था कि यहूदी लोगों को खत्म कर दिया जाए। तो लगभग यूरोप में जो 90 लाख लोग थे उसमें 60 लाख लोग मार दिए गए यहूदी लोग कंसंट्रेशन कैंप में। इस पर बड़ा ही दो फिल्म बनी है। एक फिल्म का नाम है सैंडलर्स लिस्ट। तो सैंडलर्स लिस्ट जो है, तो यह भी नाजी पार्टी का ही सैंडलर्स आदमी है और बहुत बड़ा उद्योगपति है, लेकिन होता है इसका डिफरेंसेज है, हिटलर की चीज़ों से सहमत नहीं है कि यहूदियों को मारा जाए। और इस पर आप ये देखेंगे कि 93 में इस पर फिल्म भी बनती है, और जो फिल्म है स्पीलबर्ग की फिल्म है, और इस फिल्म को मतलब ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है इस फिल्म के द्वारा, क्योंकि अपने जो भी उसके बहुत बड़ा उद्योगपति है और अपने जो भी एम्प्लॉय को यह बचा रहा है, तो उस बचाने के चलते इसका काफी सम्मान के साथ आज भी यहूदियों के बीच नाम लिया जाता है सैंडलर्स का। तो सैंडलर्स का जो नाम लिया जाता है क्योंकि इसके पास जो भी यहूदी कर्मचारी हैं इनका बचाव करता है, और इस पर एक फिल्म भी बनी। एक और फिल्म है द लाइफ इज ब्यूटीफुल। द लाइफ इज ब्यूटीफुल फिल्म है। इसमें आप ये देखेंगे कि एक व्यक्ति है जो कि अपने चाचा के पास जाता है, और कोई वहाँ उनका होटल है, होटल रेस्टोरेंट में काम करते हैं चाचा, उनके पास जाता है, उसका नाम है गुइडो जाता है, और उसको ये यहूदी है, ज्यूस है, और उसको एक गैर यहूदी लड़की जो है डोरा से उसको अफेक्शन हो जाता है और उससे वो शादी कर लेता है। उससे एक बच्चा होता है जियोसियो एक बच्चा होता है उससे, डोरा से और गुइडो को दोनों के शादी के बाद जो बच्चा होता है वो जियोसियो होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब इस बच्चे का बर्थडे है उसको तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और तीनों कंसंट्रेशन कैंप में चले जाते हैं। डोरा सुरक्षा से जाती है लेकिन ये लोग चले जाते हैं, इसके चाचा भी, गुइडो भी और जियोसियो भी। अब एक फादर के रूप में गुइडो को लगता है कि बेटे को मरना है, मुझे भी मरना है, तो हम इस बात का एहसास क्यों कराएं अपने बच्चे से। वो कहता है कि देखो यह एक ड्रामा है या एक खेल हो रहा है, इसको तुम खेल के रूप में लो। और वो बार बार उसको खेल के लिए कंपेल करता है, बच्चा मन नहीं लगाता है कि नहीं खेलेंगे, कि फिर भी कहता है कि नहीं ऐसे ही करना है। और इस खेल में जो 1000 जो अंक ले लेगा, मार्क्स ले लेगा, उसको एक टैंक मिल जाएगा, 1000 मार्क्स लेने के बाद से टैंक मिल जाएगा। और इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पर जो भी गार्ड हैं उस गार्ड से बच करके रहना है, छिप करके रहना है, शिकायत नहीं करना है, रोना नहीं है, मम्मी के लिए बोलना नहीं है। इस सबके पीछे यही है कि ये बच्चा छिप करके किसी बंद बक्से में रह जाए, मैं तुमको बक्से में रख दूंगा, उसमें से तुमको बाहर निकलना नहीं है, और एक खास टाइम तक नहीं निकलोगे, जब तक कि टैंक नहीं आएगा तब तक नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, और तुम चुप रहोगे इसमें तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। और यही वो खेल खेलता है। एक बार ऐसा होता है कि गुइडो अरेस्ट होता है, और उसको चूंकि यहूदी है ही और उसका कत्लेआम होना ही है, और जिसको आदेश होता है कि गुइडो को गोली मार दिया जाएगा, तब भी वो अपने बेटे को एहसास नहीं होने देता है और कहता है कि तुमको हम डब्बे में छिपा दिए हैं, इसमें तब तक रहो जब तक तुमको लेने के लिए नहीं आ जाए। और उस समय भी मुस्कुराते हुए बेटे को कहता है कि नहीं, तो एक खेल का एक पार्ट है, और वह एक लास्ट स्माइल लेते हुए आगे बढ़ता है और बेटे को मार दिया जाता है। वहाँ पर जैसे इसको गुइडो को मार दिया जाता है, पापा को इसको मार दिया जाता है।
बच्चा समझ रहा है कि खेल हो रहा है, वो उसमें बंद है। और स्थिति ये होती है कि इसको ये पता नहीं कि मेरे फादर को गोली मार दिया गया, और ये सुबह ये जब निकलता है तो देखता है कि बाहर जो टैंक है, टैंक आने पर ही ये निकल रहा है, और जो अमेरिकन टैंक है उसके सैनिक इसको टैंक पर बैठाते हैं। या खुशी खुशी अपने माँ से जब बाहर निकलता है जुलूस में, तो इसको अपने माँ से भेंट होती है डोरा से, और यह काफ़ी खुश है कि मम्मी मैंने तो मुझे टैंक मिल गया, मैंने प्राइज में टैंक ले लिया। इसको इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे फादर को गोली मार दिया गया है, और फादर भी इसको एहसास नहीं होने दिया अपने मरने तक कि बेटा हम लोग इस कंडीशन में जी रहे हैं। तो ये फिल्म थी, उस समय बनी और काफ़ी फेमस फिल्म रही 1997 में, द लाइफ इज ब्यूटीफुल, और सैंडलर्स लिस्ट 93 में बनी थी, और ये दोनों ही काफ़ी अच्छी फिल्म थी। तो इसी में आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी अधिक कंसंट्रेशन कैंप में लोग मारे गए, और इस समय एक ऐसा सिचुएशन आया कि अब इरगुन जो संस्था है, एक वहाँ पर जेरूसलम में एक होटल है डेविड होटल, और डेविड होटल से संस्था का संचालन हो रहा है वहाँ पर, और इरगुन हमला करता है और वहाँ कई ब्रिटिशर्स मारे जाते हैं जो कि वहाँ रूल करने के लिए हैं। ये घटना होती है 40s में। अब ब्रिटेन को लग रहा है कि अब यहाँ हम लोग के बस का शासन नहीं है, अब सत्ता सौंप दिया जाए, और वह दिन फिक्स करता है 15 मई 48 को कि हम लोग सत्ता का ट्रांसफर कर देंगे, अब हमसे सत्ता नहीं चल रहा है। 47 में यूएनओ में एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है, और उसमें उसका नंबर है रिजोल्यूशन नंबर 181। ये जनरल असेंबली कह रही थी ये रिजोल्यूशन है, और इस रिजोल्यूशन में जो 33 वोट हैं वह इजराइल के फॉर्मेशन के बारे में आता है, 13 जो वोट है वह उसके अगेंस्ट में आता है, जिसमें कि 12 वोट अरब कंट्री का है और एक है इंडिया का। इंडिया उस समय इजराइल के विपक्ष में वोट देता है, और तब जाकर के ये डेविड बेन गुरियन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। एक चीज और बताते हैं कि आज भी जो लोग मानते हैं कि इजराइल का इतना अधिक डेवलपमेंट हुआ, तो एक तो है जायोनिज्म, कि ये लोग इस मूवमेंट वाले हैं, और जिस समय घटना घट रही थी उस समय यहाँ पर यूएसएसआर में, मतलब रसिया में उस समय सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा था। तो सोशलिस्ट मूवमेंट में ये लोग सारे लोग सोशलिज्म से प्रभावित हैं, सोशलिज्म प्लस जायोनिज्म से। ये लोग वहाँ की व्यवस्था करते हैं, कीबुट नाम की व्यवस्था करते हैं, जिस कीबुट व्यवस्था में आप देखोगे कि वहाँ पर एक कम्यून टाइप का फॉर्मेशन होता है, कि जिस लोगों को जो काम बढ़िया आता है वो लोग मिलजुल कर करेंगे, सारे लोग काम बैठ से करेंगे। सपोज करो कि एक कम्यून में 50-60 घर है, अगर 50 to 60 अगर लोग रहते, 50 to 60 फैमिली का उसमें एक ग्रुप है, एक से सपोज करने के लिए, तो उसमें होता है कि जो लोग पेरेंटिंग जानते हैं वो लोग बच्चे को अच्छे से पालेंगे, तेल लगाएंगे, नहाएंगे, जो काम होगा वो करेंगे। जो लोग खाना बनाने वाले लोग हैं वो लोग केवल खाने का काम बनाने का काम करेंगे। जो लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं वो लोग केवल उसका काम करेंगे। जो लोग मान लो कि हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं उसका काम करेंगे। तो इस तरह से मिलजुल करके व्यवस्था, तो आप देखिए कि 72 में जिस समय म्यूनिख ओलंपिक हुआ था, उस समय जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मीर, वो भी कीबुट व्यवस्था से ही पली बढ़ी थी, और ये व्यवस्था इजराइल में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और अभी हमारे यहाँ के भी कई एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं या कई लोग हैं जो कि इजराइल को देखने के लिए जाते हैं कैसे वहाँ आज इतना डेवलप किया हुआ है। तो कीबुट व्यवस्था के तहत सारे डेवलप किए लोग। और जो आपका ये बता रहा हूँ कि जो पहला शहर था वो तेल अवीव था, जहाँ के सारे यहूदी जाकर किए हुए, और 1948 में जाकर के वहीं फिलिस्तीन के भीतर वो दो पार्ट में हो गया, एक फिलिस्तीन हुआ और दूसरा इजराइल हुआ, और इसको तुरंत मान्यता दिया गया यूएसएसआर के द्वारा, इसके द्वारा, यूएसए के द्वारा और यूके के द्वारा। और जाकर के 50s में तो भारत भी मान्यता दे दिया। जब लोगों ने नेहरू से पूछा, पंडित नेहरू से, कि आपने तो इसके विरोध में वोट दिया था, आप कैसे मान्यता दे दिए इजराइल का, तो उन्होंने कहा कि देखिए अब तो इजराइल बन चुका, अब मान्यता नहीं देना है कोई बात है ही नहीं, ये तो सब को झूठ गई। तो एक बात है कि हम इस रूप में कहें, इस एक वास्तविकता को झुठलाना है कि हम मान्यता नहीं दें, इस रूप में भारत ने मान्यता दे दिया। आज ये स्थिति है कि हमारे बगल में एक प्यारा सा देश पाकिस्तान रह रहा है, वो मान्यता नहीं दिया है, लेकिन इसकी लड़ाई चलती है अगल बगल के देशों से, यहाँ तक कि मिस्र भी मान्यता दे चुका है, जो इजिप्ट है वो भी इजराइल को मान्यता दे चुका है। तो आज का ये जो सेकंड पार्ट है, भाई इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।